सो व्हाट्सअप बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो, बढ़िया अपना मजे से पढ़ रहे हो। आप लोग का एग्जाम आ चुका है, सो ऑल द बेस्ट। अपना एग्जाम बहुत बढ़िया दो और क्या बोलते हैं, जितनी भी पढ़ाई है ना उसको प्रॉपर करो, ठीक है। सो आज हम अपना बीएसटी को समाप्त करेंगे। बीएसटी का चैप्टर लास्ट जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसे पढ़ेंगे और देखेंगे कि धंधा देश के बाहर भी ऐसा होता है, ठीक है। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। अब भैया इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है? बेसिकली वो बिजनेस जो कि हम कंट्री के बाहर करते हैं। जो भी धंधा हम अपने देश के अंदर कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, और जो भी बिजनेस हम देश के बाहर कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर वेस्ट बंगाल से मुंबई में कोई भी ट्रेड होता है दैट्स कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। अगर इंडिया से चाइना में कोई ट्रेड होता है दैट्स मीन वो है इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है बेटा। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बोल रखा है इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स a activity that take place beyond the geographical limit। बेसिकली अगर कोई भी हमारा बिजनेस अपने कंट्री के जियोग्राफिकल लिमिट के बाहर जाकर धंधा करती है दैट्स मीन वो है इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम आगे जाए ना तो बेसिकली रीजंस काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये चैप्टर ना बहुत ही इजी है, लेकिन आज मैं आपको वही टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है और जिसमें से स्कूल में मैम लोग मार्क्स और क्या बोलते हैं क्वेश्चन देती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास आता है रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास सबसे पहले आ जाता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो पहले इसका मतलब जान लो। हमारा जो वर्ल्ड है ना, ये वर्ल्ड पे जितने भी नेचुरल रिसोर्स है वो हर एक जगह पे अलग अलग तरीके का है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो इंडिया, तो इंडिया में कोल ज्यादा है। वहीं पे अगर मैं दुबई में मान लूं तो दुबई में हमारे पास पेट्रोल ज्यादा है। इसका मतलब क्या कि हमारा जो कोल नेचुरल रिसोर्स है वो हमारे इंडिया में ज्यादा है, वहीं पे नेचुरल रिसोर्स पेट्रोलियम दुबई में ज्यादा है। अब होता क्या है कि ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल करने के लिए और सभी कंट्री को इक्वली हर एक रिसोर्स मिलने के लिए हम करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। जहां पे क्या होता है कि अगर मान लो इंडिया को कभी भी पेट्रोल चाहिए तो वो किससे लेगी? दुबई से लेगी। अगर दुबई को कभी भी कोल चाहिए तो किससे लेगी? हमारे इंडिया से लेगी भैया, ठीक है, समझ गए। तो बेसिकली हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसे करने का मेन पर्पस है हमारे पूरे वर्ल्ड में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, जिस कारण से हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है क्या होता है, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ये सारे हमारे पास क्या है? एफओपी है। अब बेसिकली किसी कंट्री में ज्यादा अच्छा एफओपी होता है, किसी कंट्री में बहुत गंदा एफओपी होता है, किसी कंट्री में ज्यादा पावरफुल होता है तो किसी कंट्री में बहुत ज्यादा वीक होता है। तो जिस कंट्री में ज्यादा पावरफुल है वो वीक कंट्री को सपोर्ट करती है और फिर जो वीक कंट्री है वो भी फिर डेवलपिंग हो जाती है। तो इससे क्या होता है? ऑल ओवर इकोनॉमी हमारा ग्रो होता है, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है हमारे पास? स्पेशलाइजेशन। अब भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे अलग अलग कंट्री में ना अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट लोग रहते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की पढ़ाइयां होती है और उसके थ्रू स्पेशल लोग आते हैं। अब बेसिकली मान लो कि अगर इंडिया में डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वहीं पे यूएसए में इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर डॉक्टर्स हमारे इंडिया में अच्छे हैं और अगर इंजीनियर्स हमारे यूएसए में अच्छे हैं तो हमारे यूएसए के जो इंजीनियर्स हैं वो इंडिया को जरूरत पड़ेगी, तो वहां से वो लोग आएंगे और अपना धंधा करेंगे। वहीं पे हमारे जो इंडिया में डॉक्टर्स हैं वो इंडिया से बाहर जाके यूएसए में जाएंगे, वहां पे धंधा करेंगे, तो हमारे यूएसए का ग्रोथ होगा। इन शॉर्ट अगर किसी भी एक कंट्री में कोई अच्छा स्पेशलाइजेशन है तो दूसरी कंट्रीज को एक्सचेंज करती है, जिस कारण से हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट कर जाती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट बोल रखा है कॉस्ट बेनिफिट, ठीक है। मतलब जो कॉस्ट है ना उसका भी बेनिफिट हो जाता है। अब इसको अगर रीडिंग करूंगा क्या बोल रखा है? प्रोडक्शन कॉस्ट इज डिफर इन डिफरेंट कंट्री ड्यू टू डिफरेंस इन सोशियो इकोनॉमिक, जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन। हमारा जो खर्चा है बेसिकली किसी भी चीज को बनाने का जो खर्चा है ना वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके आती है। क्यों आती है? बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेस अलग अलग तरीके का है, क्वालिटी अलग अलग है, जियोग्राफिकल लोकेशन अलग अलग है, पॉलिटिकल अलग अलग है, बहुत सारी चीजें हैं जिस कारण से जो कॉस्ट है वो अलग आ जाती है, ठीक है। इसलिए बोला गया एज अ रिजल्ट firm engage international business to export what is available at lower price in other countries and export good in which they have fetch better price। in short मान लेते हैं कि तीन कंट्री है, ठीक है। मान लेते हैं तीन कंट्री है। ये वाली कंट्री मान लेते चाइना है, ये वाली हमारी इंडिया है और ये वाला मान लेते यूएसए है, ठीक है। अब चाइना में जो पेट्रोल है, ये इमेजिनेशन है, ठीक है, एग्जांपल है, ठीक है। चाइना में मान लो पेट्रोल बहुत सस्ता है, बहुत हद पार सस्ता है, ठीक है। वहीं पे हमारे यूएसए में जो पेट्रोल है बहुत महंगा है। तो इंडिया क्या बोलेगा? इंडिया बोलेगा कि अगर मैं अपने चाइना से पेट्रोल लूं
और यही पेट्रोल अगर मैं यूएसए को बेच दूं तो यार बढ़िया बात हो जाएगी। तो ये होगा क्या कि हमारा जो इंडिया है वो चाइना से पेट्रोल लेगा, विच इज इंटरनेशनल बिजनेस, और ये पेट्रोल लेके सस्ते में लेके महंगे दाम पे फिर बेटर प्राइस में वहां पे बेच देगा, यूएसए में बेच देगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कॉस्ट है वो बढ़िया आ रहा है। तो बेसिकली हमारे कॉस्ट बेनिफिट्स के लिए भी हमारा इंटरनेशनल बिजनेस होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है बेनिफिट ऑफ नेशन। अब देखो, अगर कोई भी कंट्री इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है, अगर कोई भी कंट्री इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है तो उसका बेनिफिट हमारे नेशन को क्या हो रहा है, हमारी कंट्री ग्रो कर रही है कि नहीं, हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है कि नहीं। तो बेसिकली क्या वो फायदे हैं वो पढ़ने वाले। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब भैया फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है ये तो पता ही नहीं है। देखो फॉरेन एक्सचेंज का सीधा मतलब होता है वो पैसा जो डोमेस्टिक पैसा ना हो। बेसिकली अगर हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का हमारा डोमेस्टिक करेंसी कौन सा है, रुपए। अब अगर कोई भी पैसा, बेसिकली कोई भी करेंसी अगर रुपए ना हो, जैसे एग्जांपल डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, या फिर अलग अलग जगह पे जो भी करेंसीज होता है, ठीक है, येन वगैरह हो गया, ये जितने भी करेंसी हमारे इंडिया के बाहर है दैट्स कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। अब इससे होता क्या है, अगर कोई भी कंट्री इंटरनेशनल बिजनेस करती है तो उससे क्या होगा, हमारे जो नेशन है वहां पे बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा और हमारी जो नेशन की वैल्यू है वो बढ़ेगी। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी अगर मैं $1 की बात करूं, ठीक है, अगर मैं $1 की भी बात करूं तो $1 की अभी की कीमत ऑलमोस्ट 100 रुपीज है अभी, अगर मैं और अप्रोक्स है, ठीक है, मेरे को करेक्टली नहीं पता, अप्रोक्स है। तो अगर मैं $1 की बात करूं वो अप्रोक्स अभी 100 रुपए का है। क्यों है, बिकॉज हमारे कंट्री में डॉलर बहुत कम है। अब सीधी बात है, जिस चीज का जो क्वांटिटी है वो अगर कम होता है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसलिए अगर मुझे $1 खरीदना है तो मुझे करीबन 100 रुपए देने पड़ते हैं। इसका मतलब है हमारे कंट्री में डॉलर बहुत कम है। अब होगा क्या, अगर कोई भी कंपनी या फिर अगर हमारा देश इंटरनेशनल बिजनेस करता है तो हमारे पास डॉलर आएगा और फिर डॉलर का जो प्राइस है वो हमारे कंट्री के लिए धीरे धीरे कमता रहेगा। इट्स मीन कि वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, मोर एफिशिएंट इन यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब मान लो कि अगर हमारे इंडिया में प्रोडक्शन किसी भी चीज का बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है, और वो जो प्रोडक्शन है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि हमारे कंट्री के लोगों को चाहिए नहीं, सरप्लस है, बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने पढ़ा था ना लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई में, जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, जहां पे कि हमारा जब डिमांड बहुत कम हो और सप्लाई बहुत ज्यादा हो तो बीच में जो गैप है ये क्या होता है, सरप्लस होता है। अब इस पॉइंट पे हमारे जो कंपनीज है वो क्या करती है, जो सरप्लस प्रोडक्ट है ना वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच देती है। तो उससे होगा क्या भैया, उससे पहली बात तो जो हमारा प्रोडक्शन है या फिर जो हमारा कॉस्ट है वो निकल जाएगा। दूसरा, हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा आ जाएगा बिकॉज बाहर माल बेच रहे हैं। तीसरा, जो भी गुड्स है, जो भी कमोडिटी है वो वेस्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दूसरा आगे हमारे पास मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जितना भी सरप्लस माल है उन सभी माल को बाहर बेच दो। ठीक है, अगर डोमेस्टिक के लोग नहीं खरीदे तो बाहर बेच दो। ठीक है, तीसरा क्या है, इंप्रूव ग्रोथ। बेसिकली हमारे कंट्री का ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है तो उन्हें इंटरनेशनल मार्केट के बारे में पता होगा। ठीक है, बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में जो भी चीजें होती है उनके बारे में पता होगा और वो फिर उस अकॉर्डिंगली अपना जो बिजनेस है उसे शुरू करेंगे और हमारी कंट्री का और साथ में उस कंपनी का बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है। ठीक है बेटा, फोर्थ क्या है, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो सीधी बात है, ये जो आईफोन है, ये जो सैमसंग है, ये जितने भी अच्छे अच्छे फोन्स हमारे मार्केट में है वो सब बाहर के हैं और वही फोन जब इंडिया में आता है तो हमारा जो लाइफ है ना उसको और बेटर कर देता है न्यू न्यू फीचर्स के साथ। साथ में बहुत सारे ऐसे क्लोथिंग ब्रांड्स हैं जो बाहर के हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स हैं जो बाहर के हैं, जो हमारे इंडिया में आते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं और हमारी स्टैंडर्ड, जो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड उसे बढ़ाते हैं। तो अगर कोई भी कंट्री या फिर कोई भी बिजनेस अगर इंटरनेशनल हो रहा है तो उससे जो बाकी लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, सही बात है कि नहीं, जो आईफोन में चीजें मिलती है वो नॉर्मल चाइनीज फोन में बाद में मिलती है, लाइक ओप्पो, वीवो, बहुत बाद में मिलती है। इससे होगा क्या, हमारा जो स्टैंडर्ड लाइफ है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो ये तो हो गया नेशन की बात कि भाई अगर कोई भी नेशन इंटरनेशनल धंधा करता है, बाहर से धंधा कर रहा है तो उसे क्या बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अगर कोई फर्म, कोई कंपनी कर रही है तो उसे क्या बेनिफिट मिल रहा है। सबसे पहले आ गया हायर प्रॉफिट। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी या फिर कोई भी बिजनेस अपना इंटरनेशनल बिजनेस लेवल पे कर रहा है तो उसे प्रॉफिट मिलने का चांस ज्यादा है बिकॉज बाहर का फॉरेन एक्सचेंज है तो पैसा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। देखो सीधी बात है कि वो अपना जो कैपेसिटी है उसे बढ़ाएगा, जो रिसोर्स है उसे ढंग से इस्तेमाल करेगा और उस तरीके से वो अपना जो क्या बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस है उसे बहुत अच्छा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, थर्ड क्या है,
फॉर ग्रोथ। बेसिकली जब भी कोई कंपनी अपने इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करती है तो उस कंपनी को बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है, बिकॉज सब लोग उसे देखते हैं कि हाँ भाई ये ब्रांड इतना अच्छा मार्केट कर रहा है, ये ब्रांड इतना अच्छा चीज बना रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो ग्रोथ है वो और भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, फोर्थ क्या हमारे पास, वे आउट ऑफ इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। अब देखो सीधी बात है कि हमारे इंडिया में जो सेलर्स है ना बहुत सारे हैं। देखो सेलर्स तो इंटरनेशनल लेवल पे भी है, लेकिन इंटरनल लेवल पे एक तरह के सेलर्स बहुत सारे हैं, लेकिन वहीं पे इंटरनेशनल लेवल पे सेलर्स एक तरह के मिलना बहुत मुश्किल है। सही बात है ना। लाइक एग्जांपल, अगर एक उंगली में तुम बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दोगे तो इस लाइक की बहुत बड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन वहीं पे अगर पूरे हाथ में उन्हीं की तरह खड़ा कर दोगे तो जगह देखो कितना ज्यादा हो गया। अब अगर जगह ज्यादा है तो लोग कम हो गए ना। तो सीधी बात यह है कि अगर एक कंट्री में तुम सेलर्स को देखोगे एक तरह के तो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर वही सेलर अपने इंटरनेशनल लेवल पे जाके बिजनेस करेगा तो क्या होगा भैया, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट आएगा और उस कारण से उसका कंपटीशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो कंपटीशन से बचने के लिए और डोमेस्टिक लेवल के कंपटीशन को छोड़ने के लिए इंटरनेशनल लेवल इज बेस्ट। ठीक है, लास्ट क्या है, इंप्रूव बिजनेस विजन। देखो सही बात है कि अगर कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस अगर इंटरनेशनल लेवल पे धंधा कर रहा है तो वो अपने इंटरनेशनल लेवल का विजन लेके आएगा। इसका मतलब है कि वो अपने बिजनेस का जो विजन है वो चेंज करेगा, बिकॉज पहले वो जो बिजनेस कर रहा था वो सिर्फ अपने कंट्री के लोगों के हिसाब से कर रहा था, लेकिन अब जो बिजनेस करेगा वो सभी लोगों के हिसाब से करेगा। वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, चाहे जापान की बात करो, चाहे इंडिया की बात करो, चाहे दुबई की बात करो, चाहे तुम चाइना की बात करो, सभी का अकॉर्डिंग करेगा और उसका विजन जो है वो और भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये था हमारे पास बेनिफिट ऑफ नेशन एंड बेनिफिट ऑफ फर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो डिसएडवांटेज वगैरह आप लोग खुद पढ़ लोगे, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वो आप लोग खुद पढ़ लोगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, अब देखो एक्सपोर्ट क्या होता है और इंपोर्ट क्या होता है ये आप लोगों को पता है। एक्सपोर्ट मतलब कोई भी चीज बाहर भेजना और इंपोर्ट मतलब कोई भी चीज को बाहर से खरीद के इंडिया में लाना। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ना कुछ कुछ सर्टेन चीज है जो आपकी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो डेफिनेशन आपको पता है, डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन मतलब कि एक्सपोर्ट मतलब वो चीज जो हम बाहर भेजते हैं। ठीक है, अब बाहर भेजने के बाद ना हमारे पास ना कुछ प्रोसीड्योर होता है। ठीक है, मतलब अगर मुझे कोई भी माल या फिर कोई भी गुड्स को बाहर भेजना है तो उसके लिए सर्टेन लेवल सर्टेन स्टेप्स होते हैं जो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अब उसके लिए ना मैंने ना एक ट्रिक निकाला है। लाइक सबसे पहले RRA। ठीक है, RRA, देन OOPP। ठीक है, उसके बाद E, देन OR, उसके बाद PIC पिक, देन OPPS। ठीक है, आई नो आपको सुनने में बहुत खतरनाक लग रहा है कि क्या है ये, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखो पहली बात तो ना ये प्रोसीड्यूर है, मतलब स्टेप्स है, ठीक है, मैं आगे पीछे नहीं कर सकता, लेकिन इसे मैं इस तरह से अरेंज किया ना कि आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, पक्का बताओ याद हो जाएगा, बस आप लोग मेरे से एक बार बोलना। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है RRA। ठीक है, फुल फॉर्म हम बाद में देखेंगे बिकॉज तुम्हारे बुक में ही है, लेकिन हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा RRA। अब RRA को याद रखने का जो फॉर्मूला है वो है रोज रोटी अचार। बिकॉज जब घर में कुछ नहीं होता तो हम लोग रोटी और अचार ही खाते हैं, और अगर घर में कुछ नहीं है, हर दिन कुछ नहीं है, तो रोज रोटी अचार। मान लो, इमेजिनेशन कर लो ना यार। ठीक है, तो सबसे पहले RRA जिसका मतलब होता है रोज रोटी अचार, बहुत बढ़िया। उसके बाद OOPP, तो जो लड़का है वो बोल रहा है कि रोज रोटी अचार और पानी पानी, मतलब रोटी अचार पानी पाओ, रोटी अचार पानी पियो। क्या है, कुछ मजा नहीं आ रहा ना। तो बेसिकली पहली बात तो कि हमारा जो खाना है वो क्या है, रोज रोटी अचार, देन और पानी पानी, इसका मतलब RRA OOPP। इतना तो याद हो गया। उसके बाद ई मतलब यू। ठीक है, कि रोज रोटी अचार कौन खाता है यार। ठीक है, तो पहली बात तो RRA, उसके बाद OOPP, उसके बाद है ई। ठीक है, उसके बाद पिक, देन उप्स। अब सीधी बात है, अगर कोई भी इंसान रोटी अचार का फोटो लेगा तो जो फोटो है पिक और जो फोटो बेकार आएगी, दैट्स मीन उप्स। तो बेसिकली RRA, उसके बाद OOPP, देन ई, देन पिक, फिर उप्स। ठीक है, समझ गए। ठीक है, चलो अभी जो पहला आ रहा है ना इसका मतलब होता है रिसिप्ट। ठीक है, अब देखो मैं ना आपको कहानी की तरह बताता हूँ कि आपको याद करना कैसे। ठीक है, बिकॉज ये स्टेप्स है तो इनको अच्छे से याद करना बहुत जरूरी है। अब देखो एग्जाम में ना ये पूरे नहीं आते कि आपको पूरा बोलेगा कि जितने भी 17 के 17 स्टेप्स है वो आप पूरे लिखो, पूरा नहीं आता। हो सकता है आपको पहले के 2 दे दे, फिर बोले बाकी के 4 लिखो, या फिर आपको बोल दे कि शू के 5 लिख दो, या फिर आपको बोले कि भाई मैंने 10 का दे दिया, 10 के बाद जितना भी है 7 तू लिख। तो बेसिकली अलग अलग तरीके के दे सकता है, लेकिन स्टेप जो है ना वो सेम रहने वाले। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको कहानी बताता हूँ। अब मान लो हमारे पास एक है रामू भैया, ठीक है, और एक है हमारे पास राजेश भैया। अब रामू भैया ठहरे करोड़पति और उन्हें ना एक वॉलेट बहुत पसंद आ गया। ठीक है,
हाँ वॉलेट मान लेते हैं, ठीक है। वॉलेट बहुत पसंद आ गया, और जो वॉलेट है वो बाहर यूएसए से खरीदना चाहते हैं। अब हमारे जो रामू भैया है, वो राजेश भैया जो यूएसए में बैठे हैं ना, उनको बोलेंगे कि भाई मुझे ये सामान चाहिए। तो अब कन्वर्सेशन सुनो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा आता है रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी। इसका मतलब है जो रामू भैया है वो राजेश भैया को मेल भेजेंगे और बोलेंगे कि भाई मुझे ब्राउन कलर का प्योर लेदर एक वॉलेट चाहिए, क्या आपके पास वो अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्या होगा, इंक्वायरी होगा कि भाई आपके पास क्या ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो अवेलेबल होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी आएगा। उसी के ठीक बाद जो राजेश भैया है वो बोलेंगे अरे मेल आया है, हाँ अवेलेबल तो है। तो बोलेगा हाँ भाई अवेलेबल है, इसका मतलब क्या, सेंड कोटेशन, ठीक है। हमारा जो राजेश भैया है जो यूएसए में बैठे हैं वो उनको बोलेंगे हाँ, रिप्लाई देंगे कि अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपने इंक्वायरी भेजा और वहां से सामने से आपको रिप्लाई आएगा। ये है फर्स्ट स्टेप जिसको आर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। सेकंड में होगा कि जैसे रामू देखेगा अरे हाँ अवेलेबल तो है, तो बोलेगा चलो ऑर्डर करते हैं। तो वो क्या कर देगा, ऑर्डर कर देगा कि भैया चलो ठीक है मुझे ऑर्डर करना है, अब मैं फाइनली ऑर्डर पुट करने वाला हूं, ठीक है। तो दूसरा का मतलब होता है रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, जहां पे कि वो इंसान अब फाइनली ऑर्डर करना चाहता है, उसका ऑर्डर होने वाला है, ठीक है। थर्ड होगा असेसिंग इंपोर्टर्स ट्रेड वॉर्थिनेस, ठीक है। वो जो RRA में जो ए था उसका मतलब होता है कि हमारा जो असेसिंग इंपोर्टर क्रेडिट वॉर्थिनेस वो का, इसका मतलब यह क्या है तो नहीं समझ आ रहा। देखो बेसिकली जब रामू ने राजेश को बोला कि भैया मुझे फाइनली ऑर्डर प्लेस करना है, तो राजेश बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, करो आप ऑर्डर प्लेस करो। लेकिन उससे पहले मुझे ये तो पता लगाने दो कि आप सच में मुझे पैसे दोगे कि नहीं, मतलब आप क्रेडिट वर्दिनेस हो या नहीं। आप एक काम करो, अपने बैंक के पास जाओ और बैंक के पास से लेटर ऑफ सर्टिफिकेट ले आओ, ठीक है, सॉरी लेटर ऑफ क्रेडिट ले आओ, जहां पे कि वहां पे लिखा होना चाहिए कि हाँ भाई आप पैसे दोगे। LOC ले आओ जहां पे कि लिखा होना चाहिए आप पैसे दोगे। बिकॉज सीधी बात है, जो राजेश है वो बोलेगा अगर मैंने इसको माल बेच दिया और अगर इसने पैसे नहीं दिए या फिर पैसे बिना दिए भाग गया तो क्या होगा, यार तो नुकसान हो जाएगा यार, इतना बड़ा धंधा कर रहा हूं, अगर नुकसान होगा तो कितना कुछ लॉस हो जाएगा, शिपिंग कॉस्ट है, GST है, कितना खर्चा। तो बोलेगा भाई सबसे पहले एक काम करो, अपने बैंक के पास जाओ और LOC को ले आओ, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट ले आओ, और उसके बाद ही मैं आपको माल दूंगा, ठीक है। उसके बाद वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं। चौथा क्या होगा, ओ का। अब आ गया हमारा RRA खत्म हो गया, अब होता है ओप, OOPP, ओप्स का, ठीक है। उसमें आ गया ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, हमारा जो एक्सपोर्टर है जो राजेश है उसको मिल चुका है कि भाई ऑर्डर कंफर्म है, बहुत बढ़िया बात है। हमारा जो इंपोर्टर है जो रामू है वो पैसे देने को राजी है, बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे एक्सपोर्ट करना होगा, तो एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे लाइसेंस चाहिए, तो पहले लाइसेंस बनवाएगा, ठीक है। तो लाइसेंस बनवाने गया, लाइसेंस के बाद क्या होगा, वो बोलेगा भाई चलो ठीक है अब मैं अपना जो प्रोडक्ट है उसे बनाना शुरू करूंगा। अब देखो प्रोडक्ट जो है ना उसका ऑर्डर अभी अभी आया है, ठीक है। सपोज एग्जांपल राजेश ने अपना बिजनेस नया शुरू किया है और उसके पास प्रोडक्ट अभी अभी नया ऑर्डर आया है, तो ऑर्डर को बनाने के लिए तो पैसे नहीं है, तो हमारा जो राजेश है वो जाएगा यूएसए के बैंक के पास और बोलेगा कि भैया मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, ये रहा सच में ऑर्डर है, मुझे इसके बदले कुछ पैसे दे दो, जब मेरा ऑर्डर का पेमेंट आएगा मैं आपको दे दूंगा। इसका मतलब क्या है कि राजेश जो यूएसए में था वो अपना प्रोडक्शन करने के लिए कुछ फाइनेंस लेगा, ठीक है। तो फिफ्थ हमारे पास क्या है, सॉरी फिफ्थ हमारे पास क्या है, जो OOPP में से जो दूसरा ओ था उसका मतलब क्या है कि ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस, ठीक है। मतलब हमारा जो एक्सपोर्टर है वो फाइनेंस लेगा जिससे कि वो प्रोडक्शन कर पाए, ठीक है। सिक्स क्या हमारे पास, P, जिसका था हमारे पास प्रोडक्शन, कि भाई अब तो पैसे आ गए, अब अगर एक्सपोर्टर के पास पैसे आ गए तो बस प्रोडक्शन शुरू करो, माल बनाओ, वॉलेट बनाओ, काटो पीटो लेदर काटो पीटो वॉलेट बनाओ, ठीक है। सेवन क्या हमारे पास, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट जो है वो बन चुका है, अब प्रोडक्ट बनने के बाद वो बोलेगा कि भाई चलो ठीक है अब इसको एक्सपोर्ट करने का टाइम आ गया, तो एक्सपोर्ट करने से पहले चेकिंग तो होगी ना, जितने भी हमारे ऑफिसर्स है वो चेक करेंगे, कहीं पता यार वॉलेट के अंदर कुछ गलत सामान भेज दिया तो, कहीं अगर ड्रग्स भेज दिया तो, कहीं अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज फ्री में फंड कर रहा है तो बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी चेकिंग होगी, तो उसको हम बोलते हैं प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, जहां पे की चेकिंग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास RRA देन OOPP खत्म, अब आता है U जिसमें आता है E, जिसको बोलते हैं एक्साइज क्लियरेंस। अब देखो अभी के टाइम पे GST है,
हर जगह पे, ठीक है। इंडिया में तो हर जगह पे जीएसटी है, पर आपके बुक जो है आपका बुक 4-5 साल पीछे चल रहा है, एक्चुअली बहुत पीछे चल रहा है, जिस कारण से एक्साइज ड्यूटी वगैरह दे रखा है, बट उसको ऐसे जीएसटी मान लेना, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या हुआ, जब किसी को भी इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करना होता है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ता है, तो बोलेगा भाई टैक्स दो पहले तो, ठीक है। ऑफिसर्स बोलेंगे कि अगर आपको ये माल कहीं भेजना है, इंडिया में भेजना है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप टैक्स दो फिर चले जाओ, लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो टैक्स है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो टैक्स है जीएसटी है या फिर एक्साइज टैरिफ एक्ट है, बेसिकली जो टैरिफ है टैक्स है वो देना पड़ेगा, ठीक है। अब वो देने के बाद, वो क्लियर करने के बाद हमारा जो माल है वो चले जाएगा भैया अपने घर को, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन मतलब क्या बोल रखा है, जहां पे सर्टिफिकेट बना होगा और जहां पे बोला होगा कि भाई अब जो ये माल है, ये जो गुड्स है, वो सच में अब ये हमारा एक्सपोर्ट होने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। अब जो हमारे पास इतना बड़ा सा शिप है, उस शिप में हमारा जो कंटेनर है वो कहाँ पे रहेगा, कैसे रहेगा, उसका स्पेस देखना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो एक्सपोर्टर है वो देखेगा कि भाई मैं अपने माल को ऐसे चढ़ाऊं, जो स्पेस उसे बुक कर लूं, बिकॉज शिप अगर बढ़ गया तो नहीं होगा, तो अपना जो स्पेस है वो भी बुक करेगा, ठीक है, विच इज रिजर्विंग ऑफ स्पेस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, ठीक है। अब जो हमारा वॉलेट है उसे पैक करेंगे राजेश जी, ठीक है। तो हमारा जो वॉलेट है उसे पैक कर दिया और फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा यू कि हमारे पास जो पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग है, इसके बाद हमारा जो राजेश है वो बोलेगा कि भाई मुझे इंश्योरेंस चाहिए, कि अगर बाय चांस आपका शिप खुदा खास्ता सा ना हो, लेकिन अगर आपका शिप चलते चलते रास्ते में डूब जाए, नदी में डूब जाए, ओशन में डूब जाए, कहीं अगर कुछ हो जाए, तो मेरा जो गुड है ये तो बर्बाद हो जाएगा, साथ में मेरा जो गुड का पैसा है वो भी खराब हो जाएगा, वो भी लॉस हो जाएगा, मेरा तो यार बहुत खर्चा हो जाएगा। तो क्या करूं, इंश्योरेंस दे दो, इंश्योरेंस दो कि भैया कुछ भी हुआ तो आप जिम्मेदार हो। तो बेसिकली गुड के ऊपर इंश्योरेंस लेना, जहां पे कि मेरा गुड जो है सेफ होगा, ठीक है। तो हमारे पास इंश्योरेंस हो गया डन, ठीक है। उसके बाद कस्टम क्लियरेंस, ठीक है। अब हमारे पास फिर से एक कस्टम ड्यूटी है जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी है कि भाई हाँ टैक्स फिर ढंग से दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है। जितने भी हमारे पास टैक्स है उसे क्लियर करना बहुत जरूरी है, तो वो क्लियर होगा। क्लियर करने के बाद हमारा जो मेट है, अब मेट बेसिकली क्या होता है ना, कैप्टन, ठीक है। बेसिकली जब वो जो गुड है, वो जो वॉलेट है, वो जब हमारे शिप पे चढ़ जाएगा तो हमारा जो कैप्टन है वो बोलेगा कि हाँ भाई ये जो गुड है, लिख देंगे हाँ जो गुड है वो हमारे शिप पे चढ़ गया, ठीक है, मतलब कंफर्म है, ठीक है। तो हमारा जो मेट है वो बोलेगा कि हाँ भाई ये गुड चढ़ गया, रिसिप्ट डन है, ठीक है। तो ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट, जहां पे कि हमारा जो कैप्टन है वो बोलता है कि हाँ भाई कंफर्म है, जो गुड है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद पेमेंट ऑफ फ्रेट, इसका मतलब है कि हमारा जो शिप है वो जब लेके जाएगा तो शिप का भाड़ा तो देना पड़ेगा। आप ट्रेन में कहीं पे जाते हो तो ट्रेन का टिकट तो लेते हो, कैब में जाते हो तो कैब का भी पैसा देते हो, वैसे अगर शिप में करके कोई माल भिजवाना है तो पैसा तो देना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे जो एक्सपोर्टर है वो अपना जो शिप का खर्चा है वो भी देगा, जो पेमेंट है शिप का वो भी देना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस मतलब बिल, ठीक है, कि भाई हाँ सब कुछ रेडी है, तो अब जो है शिप छोड़ने वाला है और उस टाइम पे बिल बनेगा कि हाँ भाई ये जो एक्सपोर्टर है ये हमारे यूएसए का है और यहाँ से हमारा जो माल है ना वो हमारे इंडिया में जा रहा है, और ऐसे करके बिल बन जाएगा, ठीक है। पैसा वगैरह सब कुछ लिखा हुआ, जितना भी टैक्स बुक्स काटा सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में सिक्योरिंग पेमेंट, भाई पेमेंट जो है उसे डन करो, ठीक है, कि हमारा जो गुड्स है वो हमारे शिप में चढ़ चुका है, अब हमें बस पेमेंट करना है और पेमेंट क्लियर करते ही हमारा जो गुड है वो फटाफट इंडिया में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 17 के 17 स्टेप्स है, प्रोसीड्यूर है, जो हम अपने एक्सपोर्ट के टाइम पे करते हैं ड्यूरिंग इंटरनेशनल बिजनेस। भैया धंधा करना इजी नहीं है, धंधे में बहुत कुछ होता है, ठीक है, लेकिन ये सब सारे टिप्स है, बेसिकली ये सारे जो स्टेप्स है, ये सारे वो स्टेप्स है जो हम एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखते हैं जब हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना होता है। आई होप बहुत इजीली समझाया है, आपके सामने पूरा बुक खोल के रखा है, आप जैसे चाहो उसको देख सकते हो। क्या बोलते हैं, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं और पीपीटी बनाने का मतलब बहुत सारा दिक्कत आ रहा था, बहुत सारा चाप इसलिए बना नहीं पाया, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। इससे एक रीजन भी है, जैसे कि आपको पास जितने भी बुक है ना, वो बुक में जितना भी लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो कौन सा लाइन क्या पढ़ने वाले हो और वो आपको ईजी होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास बुक है, आप देखो आप समझो, लेकिन जितना मैंने इजीली समझा है ना, आई होप आपको कहानी की तरह याद हो गया कि रामू ने हमारे राजेश से कैसे खरीदा और रामू बेसिकली क्या कर रहा था और राजेश क्या कर रहा था, ठीक है। अब देखो राजेश जो है एक्सपोर्टर है, उसका हमने काम देख लिया, लेकिन रामू जो है वो इंपोर्टर है, उसका भी काम देखेंगे। तो चलो फटाफट पीछे चलते हैं, ठीक है, चलो हो गया, आगे बल्टू चलते हैं अपने
इंपोर्ट ट्रेड पे, ठीक है। अब देखो इंपोर्ट मतलब क्या होता है, इंपोर्ट मतलब चीज को कहीं से अपने इंडिया में लाना, किसी और कंट्री से जब हम किसी भी चीज को इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, लाते हैं, दैट्स कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड, ठीक है। अब सेम एग्जांपल है कि भाई हमारा जो राजेश है वो यूएसए का था और रामू जो इंडिया का था। रामू तो करोड़पति आदमी है, ठीक है। अब राजेश का तो हमने देख लिया कि हाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन अब हम देखने वाले अपने रामू भैया का, ठीक है। तो बेसिकली इंपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है पहले जान लो, वो ट्रेड जो अपने कंट्री के अंदर कुछ चीजें लाने को बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो प्रोसीड्यूर है ना उसका मैंने स्टेप बनाया है, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास टी, देन पीओ पीओ, पहले तो टी, देन पीओ पीओ, देन ए आर आर ए, देन सी। मतलब टी पीओ पीओ ए आर सी, देन सॉरी ए आर ए, देन सी, ठीक है। तो सबसे पहले टी को अलग कर देना, उसके बाद सी को नीचे से अलग कर देना, तो पीओ पीओ 4 का ग्रुप हो गया, फिर ए आर ए 4 का ग्रुप हो गया, देन सी, देन ऊपर टी। बात समझ आई। अगर इसको हिंदी में करना चाहते हो आप लोग तो मैंने क्या है, टी से 13, पी से पेपर, तो 13 पेपर, ओ से औशी लड़की का नाम है, तो 13 पेपर औसी पर उस दिन आया, 13 पेपर औशी पर उस दिन आया, राज रात में आया चांदनी चौक, राज रात में, राज आर रात में आर आया ए चांदनी चौक, सी 13 पेपर औशी पर उस दिन आया, 13 पेपर औशी पर उस दिन आया, राज रात में चांदनी चौक आया, ठीक है। सॉरी आया चांदनी चौक, ठीक है, आया चांदनी चौक, ऐसा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट क्या हो रहा है, प्रोसीड्यूर है, इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। सो ऐसे याद करो, टी पीओ पीओ ए आर ए सी, ठीक है। 13, उसके बाद पेपर औशी पर उस दिन आया, राज रात में क्या बोलते हैं, आया चांदनी चौक, ऐसे कर सकते हो, मुझे भी आगे लगता है, ठीक है। चलो फटाफट देख ले। सबसे पहले क्या होगा, ट्रेड इंक्वायरी, कि हमारा जो इंपोर्टर है वो एक्सपोर्टर से बोलेगा कि भाई आपके पास वो माल है कि नहीं, बेसिकली वही कि भैया मुझे वॉलेट चाहिए, क्या ये वॉलेट अवेलेबल है, वो पूछेगा कि भाई वॉलेट अवेलेबल है कि नहीं। दूसरा क्या होगा, इंपोर्ट लाइसेंस, भैया हमारा जो इंपोर्टर है उसे भी बहुत सारे लाइसेंस करने पड़ते हैं। अगर हमें इंडिया के बाहर से कुछ भी मंगवाना हो या फिर इंडिया के अंदर कुछ भी ले आना हो, कुछ भी करना हो, फिर भेजना हो, तो उस टाइम पे हमें अपना लाइसेंस को रेडी करना पड़ता है। अब जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज है जिनके साथ ना हम फ्री टैक्स या फ्री लाइसेंस के साथ ट्रेड करते हैं, तो वहां पे क्या ना आपको पैसे देने की जरूरत होती नहीं है, और अगर दोगे तो आपको रिफंड हो जाता है। लेकिन बहुत कंट्री है जहां पे आपको देनी पड़ती है, तो वहाँ पे इंपोर्टर को भी अपने लाइसेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। सो जो इंपोर्टर है वो भी अपना लाइसेंस बनवाएगा, ठीक है। तो हमारे सेकंड हो गया। थर्ड क्या है, ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो सीधी बात है, अगर आपको बाहर का कोई भी माल खरीदना है तो आपको क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तो वहां पे क्या होगा, हमारे जो इंपोर्टर है वो बोलेगा डॉलर इकट्ठा करना पड़ेगा, अब तो भैया पैसे चाहिए, तो वो डॉलर इकट्ठा करेगा धीरे धीरे, ठीक है। वो पैसे कमाएगा और डॉलर को इकट्ठा करना शुरू करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, फोर्थ में है कि प्लेसिंग ऑर्डर। अब फोर्थ में क्या करेगा, वो ऑर्डर प्लेस करेगा कि भाई अब मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, मेरा फाइनल जो है पैसा मेरे पास आ चुका है, मेरे पास डॉलर है, $50 $100 मेरे पास पैसा है, तो मुझे अब प्लेस करना है ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर प्लेस करेगा। तो हमारे पास थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्या बेटा, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। वो बैंक के पास जाएगा और बोलेगा भैया मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो, बिकॉज एक्सपोर्टर ने बोला है कि भैया मुझे चाहिए लेटर ऑफ क्रेडिट, तो मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो कि भाई सच में मैं पैसा दूंगा, ठीक है। पैसा जो है मैं ही दूंगा, मैं पैसा मार के नहीं जाऊंगा, ठीक है। बिकॉज एक्सपोर्टर ने बोला था ना कि भाई मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, तो वही लेटर ऑफ क्रेडिट हमारे इंपोर्टर जो है वो बैंक से लेके हमारे एक्सपोर्टर को देगा, क्योंकि वो जरूरी होता है कि कोई धोखाधड़ी ना करे, ठीक है। अभी जमा ले नहीं है हम लोग, ठीक है। चलो उसके बाद हमारे पास क्या है, 6 है अरेंजिंग फॉर फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस जो है वो अरेंज करेगा, ठीक है। अरेंज करने के बाद 7 क्या है, रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस, ठीक है। यहाँ पे हमारा शिपमेंट है, जो शिपमेंट का जो बेसिकली बिल है, जैसे हमारा जो एक्सपोर्टर है वो जब अपना वॉलेट शिप पे चढ़ा देगा तो वो जो बिल है वो इंपोर्टर को भेज दिया जाएगा। तो क्या बोला गया है, द एक्सपोर्टर डिस्पैच द शिपमेंट एडवाइस टू द इंपोर्टर, ठीक है। जो एक्सपोर्टर है वो जो बिल है वो इंपोर्टर को शेयर कर देगा, तो एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को हमारा बिल शेयर कर दिया, ठीक है। एक क्या हमारे पास, रेडी फॉर इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट है वो सब रेडी हो जाएगा, और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है वो रेडी होने के बाद हमारा जो गुड्स है वो इंपोर्ट होने के लिए रेडी हो गया है, मतलब कंट्री में इंपोर्ट होने के लिए रेडी हो चुका है। सो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसे रेडी कर लो, बिकॉज अब हमारा वॉलेट जो है वो आने वाला है इंडिया में, ठीक है। 9 क्या है, अराइवल ऑफ गुड, भैया देखो माल आ गया, ठीक है। अब तो वॉलेट आ गया, अब तो उसमें पैसे लेके जाएंगे, ठीक है। हमारा जो वॉलेट है वो आ चुका है। और लास्ट में क्या, कस्टम क्लियरेंस भैया, ठीक है। भाई हमारा जो
क्या बोलते हैं गुड्स है वो अपने कंट्री में आ चुका है, तो हमारे जो कंट्री के कस्टम ऑफिसर्स है वो बोलेंगे भाई हमारे इंडिया में जो माल है वो आ चुका है, हमारे क्या बोलते हैं गराज वहाँ पे है, क्या बोलते हैं लोडिंग रूम में है, आप वहां से ले लो और उसको लेने से पहले जितने भी कस्टम्स है उसे क्लियर कर दो, जितने भी टैक्स है उसे क्लियर कर दो और रिलीज ऑफ गुड, हमारे जितने भी गुड्स है मतलब आपके जो गुड्स है उसे आप ले लो, ठीक है। सो अपने पैसे को देके और अपने वॉलेट को लेके आप यहाँ पे जा सकते हो, तो क्लियर करो जितने भी टैक्स है और अपने गुड को रिलीज कर दो। तो यही बेसिकली हमारे पास 10 स्टेप्स होते हैं जो कि इंपोर्टर को करना पड़ता है, जो कि काफी इजी है, लेकिन सबसे हार्ड हमारा एक्सपोर्टर की लाइफ है। सोचो कितना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ प्रोसीड्योर है जो हम एक्सपोर्टर के टाइम पे करते हैं। प्लीज बच्चों प्लीज 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 इनको आगे पीछे मत करना, आगे पीछे अगर करोगे तो मैम झंग झंग करके मार्क्स काट देगी, नहीं सोचेगी कि क्यों किया कैसे किया, ठीक है। सारे स्टेप्स है बहुत इंपॉर्टेंट, इनको प्लीज जैसे मैंने बोला है वैसे ही लिखना, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भैया ये क्या होता है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कि हमारे जितने भी लोग हैं ना वो सभी लोग इंश्योर करते हैं कि जितनी भी कंट्री है उनमें फेयर ट्रेड हो। बिकॉज जब ये नहीं जाना तो पता क्या होता था, एग्जाम्पल यूएसए मान लेते हैं। अब यूएसए ना अपने आप को बहुत पावरफुल दिखाता है, ठीक है। अब अगर कोई कंट्री अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाएगा ना तो वो ट्रेड पे भी ज्यादा का ज्यादा टैक्स लगा देगा, जिससे होगा क्या, जो दूसरी कंट्रीज है उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो यही जो बेसिकली रीजन था, इसी रीजन की वजह से हमारा जो WTO ना वो एस्टेब्लिश हुआ। बेसिकली जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलता है कि किसी भी कंट्री को, चाहे वो कितना ही पावरफुल हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो या फिर चाहे वो कितना ही डेवलप्ड हो, उसके अकॉर्डिंगली हम टैक्स परसेंटेज नहीं लगाएंगे, ठीक है। सबके लिए जो नियम है वो इक्वल होना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया है उसको मेंटेन करके आपका टैक्स परसेंटेज लगेगा, ठीक है। कोई ज्यादा पावरफुल है तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा उस कंट्री के लिए, कोई लेस पावरफुल है तो टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं चलने वाला, ठीक है। सो WTO को ऑर्गेनाइज करने का या फिर इसको स्टैब्लिश करने का यही मेन रीजन था कि फेयर ट्रेड हो और हमारा जो बिजनेस है ना वो परफेक्टली चले, ठीक है। तो क्या बोल रखा है, हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है स्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 में, ठीक है, टू रिप्लेस जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। बेसिकली हमारा जो गैट था, उस गैट GATT जो गैट था, इस गैट को हटा के, गैट बोलो गेट बोलो बहुत लोग कुछ भी बोलते हैं लेकिन मैं गैट बोलता हूँ, जो गैट है इस गैट को हटा के हमारा WTO को लाया गया, जहां पे कि बोला गया कि भाई इसके वजह से हमारा जो ट्रेड है वो और भी प्रोफेशनल और बहुत ही फेयर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे 1995 के 1 जनवरी को स्टैब्लिश हुआ था। इसका जो हमारे पास हेडक्वार्टर है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और ये बेसिकली एक ऐसा चीज है जो कि फेयर ट्रेड एंड फ्री ट्रेड हमारा प्रोवाइड करता है। फ्री ट्रेड एंड फेयर ट्रेड मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी भी तरह का कोई क्या बोलते हैं दुश्मनी ना हो, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हर एक कंट्री को इक्वल मौका मिले ट्रेड करने का और हर एक जो क्या बोलते हैं कंट्री है वो परफेक्टली अपना जो ट्रेड है वो करती रहे, ठीक है। अब इसको ले आने का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मैंने बता दिया आपको, सीधी बात है। सबसे पहले है कि भैया जो रिडक्शन है टैरिफ में उसे कम करा जाए। बिकॉज कुछ कंट्रीज है जो अपने कंट्री से माल को जब एक्सपोर्ट करना होता है तो बहुत कम टैरिफ लगाती है, लेकिन जब लाना होता है तो ज्यादा टैरिफ लगाती है। फिर कुछ कंट्री उल्टा भी करती है कि जब भेजना होता है तो बहुत ज्यादा टैरिफ लगाती है, जब लाना होता है तो कम टैरिफ। ये जो चीज है ना ये ना हो बेसिकली, ठीक है। कोई कंट्री अगर ज्यादा पावरफुल हो तो वो अपने कंट्री पे बहुत ज्यादा पावर में लेके बैठा रहेगा तो टैक्स ज्यादा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टैरिफ है इस टैरिफ को कम करा जाए और हमारे टैक्स को रिडक्शन करा जाए, ठीक है। दूसरा क्या है, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इनकम। हमारा जो WTO है, ठीक है, हमारा WTO ये इंश्योर करता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर हो। बेसिकली सीधी बात है, इंटरनेशनल अगर बिजनेस हम करेंगे तो जितने भी लोग हैं वो पूरे वर्ल्ड से जुड़ पाएंगे, हमारे अलग अलग कंट्री की जो चीजें हैं वो दूसरी कंट्री के लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे कि हमारा जो ट्रेड है वो और भी बेटर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेसिकली हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो इंश्योर करता है कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो परफेक्टली चले और हमारे बिजनेस में जितनी भी सारी चीजें हो रही है, जितना भी परफेक्टली काम हो रहा है वो बहुत ही बेहतर हो, इनकम बढ़े, लोगों का जो इकोनॉमी है वो बढ़े और साथ में हमारी जो कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंप्रूव हो जाए, ठीक है। उसके बाद बेसिकली वर्ल्ड रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेसिकली ऑप्टिमम करना। ये जो WTO है ना वो देखता है कि जितने भी कंट्री है वो जो भी धंधा कर रही है उस धंधे के टाइम पे जितने भी रिसोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल हो, जिससे कि आज के टाइम पे जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन को इस्तेमाल कर पाए, साथ में किसी भी तरह का कोई वेस्टेज ना हो, जो रिसोर्स है वो ऑप्टिमम तरीके से हो और हमारे जो गुड्स है, जो नेचुरल रिसोर्स है, जितने भी कमोडिटी है वो ढंग से इस्तेमाल हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या है, टू प्रमोट इंटीग्रेटेड मोरल वैल्यूज एंड ड्यूरेबल ट्रेडिंग सिस्टम। बेसिकली हमारे ट्रेडिंग सिस्टम को, हमारा जो बिजनेस है उसे और भी
प्रोफेशनल करने के लिए, उस सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हमारे ट्रेडिंग नेटवर्क को और भी कनेक्टेड बनाने के लिए ये जो WTO है इसे लाया गया। और इस ट्रेड में, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये बोला गया कि जितनी भी कंट्री है इन सभी कंट्री को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा अपने ट्रेड को पार्टिसिपेट करवाने के लिए। क्या फिर अगर आपको धंधा करना है, अगर आपको बिजनेस करना है, तो आपको पूरा पूरा हक है कि आप इसके अंडर आके अपना बिजनेस कर सकते हो, विच इज फ्री एंड फेयर बिजनेस फॉर ऑल कंट्रीज। एंड इसी की तरह हमारा जो चैप्टर है वो हो जाता है फाइनली समाप्ति, और इसी तरह आपका जो क्लास 11 का BST है वो हो जाता है पूरा का पूरा डन। ठीक है, आई होप आपको आज का जो वीडियो है ना वो समझ आया। ठीक है, आपका जो वीडियो है उसको मैंने कोशिश किया है कि जितना भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बताऊं, फालतू का जितना भी है वो मैंने नहीं बताया, और कोशिश किया है कि बहुत इजी लैंग्वेज बताऊं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। एग्जाम बहुत पास है तो पढ़ते रहो, और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करना, आई विल रीच यू। और आज के लिए इतना ही समाप्ति। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो।